एक व्यू पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, तो मैं उसको पढ़ता हूँ कि सम से लॉन्ग टर्म डजंट वर्क, गिविंग एग्जांपल ऑफ एचयूएल आफ्टर कोविड। यानी कि कोविड के बाद से 2020 से लेके या 21 से लेके 24 तक में एचयूएल ने ऑलमोस्ट ज़ीरो रिटर्न दिया है। 5-10% की रेंज में वो घूम रहा है। और आईटीसी, जब आईटीसी एक बैंड में चल रहा था 5-7 साल तक प्री कोविड या 2017-18 के आसपास में, और कोटक बैंक आप ये देख लो कि भाई कोविड के लो से लेके कोविड प्री कोविड हाईज को वो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है, और अभी एक 5-10% की रेंज में वो घूम रहा है, अराउंड 1700 से 2000 के बीच में। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जांपल देते हैं एशियन पेंट्स का, टाइटन का, और वो लोग डेटा दिखाते हैं लास्ट 10 साल 15 साल का, कि भाई लास्ट 10 साल में एशियन पेंट्स ने ये कर लिया। और ऐसे बहुत सारे हैं जो दिखाते हैं कि भाई ये स्टॉक 10 साल में कुछ नहीं किया है। और बोथ आर मैंने एज ए फॉर कॉमन इन्वेस्टर दोनों निफ्टी की अच्छी कंपाउंडिंग स्टोरी है या ये है या वो है। तो ऐसे डिस्कशंस होते हैं, तो इसमें से क्या सही है। तो आइए चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, और शेयर मार्केट की एक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि हाउ यू कैन अवॉइड सच स्टैटिक माने कंपाउंडिंग स्टोरीज। इवन ये सब कंपाउंडिंग स्टोरीज है। आईटीसी एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब बढ़ा रहा था, फिर भी वो एक बैंड में अटका हुआ था। कोटक बैंक भी अटका हुआ है, एचयूएल भी अटका हुआ है, या एशियन पेंट्स मूव ही कर रहा था, टाइटन मूव ही कर रहा था। तो ये कैसे होता है, या ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। मैं पहले तो ये बता दूं कि जितने भी नाम लिए गए हैं स्टॉक के, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल दे के आपको समझाने के लिए है। और इनमें से किसी का भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ, और मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ कोई स्टॉक। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है राइट प्राइस। मेरे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इस राइट प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझाया है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले आपको राइट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, लेकिन अपने उस राइट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो निफ्टी में समझते हैं। और निफ्टी एक ऐसा एग्जांपल है जिससे आपको वो राइट प्राइस का कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आएगा। तो आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, तो आपको राइट प्राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और अब अपने उसको निफ्टी पे अप्लाई करना है। लेट्स से निफ्टी का करंट ईपीएस जो है वो 1020 अपने फॉर कैलकुलेशन सेट करते हैं कि 1000 रुपये पे है, और निफ्टी अभी 22,000 या 23,000 कोई भी एक वैल्यू पे पकड़ लो। जिस टाइम ये ऑडियो वीडियो शूट हुआ था तब 23,000 पे था। अब आप 22,000 या 23,000 कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, लेट्स से 22 के पी पे निफ्टी है। और किसी भी कंपनी का पास्ट ग्रोथ को लेके अपने फ्यूचर ग्रोथ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आरबीआई का नोट आया था कि 7.2% के जीडीपी ग्रोथ करेगा, 4-5% का इन्फ्लेशन टारगेट है। तो अपने ये अज्यूम कर लेते हैं कि नेक्स्ट 10 साल तक 12% से इंडिया की जीडीपी या अर्निंग्स या वो ग्रोथ आएगी। तो निफ्टी आपको 12 से 15% रिटर्न देगा। तो आप अज्यूम कर लो कि निफ्टी का ईपीएस 1000 रुपीज़ है, और वो 23 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और 10 साल तक आप निफ्टी में लगाना चाहते हो, निफ्टी ईटीएफ या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, जो एकदम ही बेंचमार्क है निफ्टी पे। तो अब आप 10 साल के बाद यू एक्सपेक्ट 12 to 15% का अगर रिटर्न, तो निफ्टी की अर्निंग्स जितनी है उतनी ही निफ्टी की आपकी एक्सपेक्टेशन है ऑफ द रिटर्न्स, तो आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन है लेट्स से 22 to 23% का रिटर्न, यानी कि आपको निफ्टी से 10% आउट परफॉर्म करना है। तो अब कैसे होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि निफ्टी का जो पी है वो हर साल 10% ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। यानी कि अगर मैं अज्यूम करूं कि 1000 पे 23,000 है, तो 1100 पे 23,000 प्लस 2300 अगर होगा, मैंने 1100 का वो, यानी कि 23, 24, 25,500, 25,300 अगर निफ्टी होता है, तो आपको जो एक्स्ट्रा 10% चाहिए था वो नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा 10% होने के लिए आपको पी एक्सपांड करना पड़ेगा।
तो अगर आप उस गूगल गूगल शीट में डालोगे कि भाई निफ्टी का पीई 10 साल के बाद क्या होना चाहिए टू मेक मी अ रिटर्न ऑफ 22 to 23%, तब आपको पता चलेगा कि निफ्टी का पी होना चाहिए लेट्स से 40, 45 या 35, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या वैल्यू डाला है। तो क्या आपको लगता है निफ्टी इतने पी पे होगा 10 साल बाद? डू यू एक्सपेक्ट कि निफ्टी का जो पी है वो इतना ज़्यादा हो सकता है या इतना कम हो सकता है, या 12, 13 या 15 हो गया तो क्या? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बेस करके आज अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो इन्वेस्टिंग के फंसे हुए स्टॉक है या 3, 4 साल 5 साल नहीं चलने वाले स्टॉक है, उनको आप अवॉइड कर लोगे। इससे क्या होगा कि आपको मालूम है कि भाई एक कंपनी है जो 25 के पी पे है और वो 50 के पी पे जा सकती है, तो आपका डबल होगा ऑन द पी फ्रंट, और लेट्स से आपको लगता है कि अर्निंग्स भी यहाँ से डबल होगा, तो आपका जो रिटर्न है वो 4x हो जाएगा। लेकिन आपने अगर 50 के पी पे लिया है और आपको लगता है कि वो 100 के पी पे नहीं जा सकता है, तो यू विल नॉट मेक 4x रिटर्न। लेकिन आपको लगता है कि वो 40 के पी पे आ जाएगा या 25 के पी पे आ जाएगा, तो हालांकि आपका अर्निंग्स डबल हो गया, लेकिन क्योंकि पी कॉन्ट्रैक्शन भी सेम अमाउंट से हुआ है, इसलिए आपका रिटर्न ऑलमोस्ट नील बनता है। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी कंपनीज जो वैल्यूएशन बहुत हाई होते हैं और उसको अगर आपने हाई वैल्यूएशन पे ले लिया, तो 3, 4 साल तक उसकी अर्निंग्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब आ रही है, लेकिन पी उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और यही वजह होती है कि 3, 4 साल तक आप बहुत सारी कंपाउंडिंग स्टोरीज को देखोगे कि वो माने अटक जाती हैं एक रेंज में, क्योंकि ऊपर के बाद और ऊपर जाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पी बहुत ज़्यादा हो गया। और नीचे इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उससे कम पी वो माने उतने पी पे उसको वैल्यू दिखता है कि भाई ठीक है, अब मैं कहीं और मैं मनी पार्क करूँ, इससे अच्छा है मैं इस सेफ बेट में पार्क कर देता हूँ एट दैट पी। तो ये होता है कि वो 40 से 50 के पी के बीच में ऑसिलेट करती है, या 44 से 48 या 42 से 46 के कहीं पे भी वो ऑसिलेट करती रहती है। और ये 3, 4 साल 5 साल का एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें स्टॉक प्राइस जो है वो अटक जाता है। तो अगर आप राइट प्राइस पे राइट वैल्यूएशन पे खरीदें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि राइट प्राइस या राइट वैल्यूएशन पे खरीदना उतना आसान नहीं होगा, और इसीलिए स्टॉक मार्केट से हर कोई मल्टी बैगर्स नहीं ढूंढ सकता।